हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पर कि आज हम लोग करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक यहाँ कवर करने वाले हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक हैं आज के इस सेगमेंट में। तो पहला आप देखेंगे ऑपरेशन सिंधु, दूसरा है यहाँ पर नेथोपेजिया लीव्स। अब ये चर्चा में क्यों है नेथोपेजिया लीव्स, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 2025। अब क्या है ये, इसके बारे में इन डिटेल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने जो है इस टॉपिक को यानी कि जो जो टॉपिक हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं तो उसको आप लोग साथ के साथ क्या करिए, रिवीजन भी करते रहिए। PDF आपको मिल ही रहा है और आप लोगों को क्या करना है, बस आपको अपडेट रहना। बिकॉज यू नो व्हाट द मेन थिंग इज दैट कि जो मैटर इज दैट कि आपको करंट से आप जितना ज्यादा अपडेट रहेंगे उतना ही वो आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा इन एवरी एग्जामिनेशन। अब जैसे यहाँ देखेंगे ऑपरेशन सिंधु के बारे में, है ना, ये न्यूज में बना हुआ है लगातार। चूंकि आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, ऑलरेडी काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान वर्सेस क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, इजराइल। ठीक है, अब इस कॉन्फ्लिक्ट में जो भारतीय छात्र थे, बहुत सारे भारतीय छात्र क्या हैं जो कि ईरान में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब समस्या ये थी कि भाई इनको क्या करना है, वहां से इवैक्यूएट करना है क्योंकि हालात सही नहीं है। तो ऐसे में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। आपकी परीक्षा में कई बार पूछ दिया जाता है, जैसे कि ऑपरेशन गंगा क्या है ना, उसी तरह से ऑपरेशन सिंधु क्या है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि व्हाट इज दैट। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड लॉन्चिंग ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान एज फियर्स ऑफ ऑल आउट इजराइल अमेरिका मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान इंक्रीज्ड। ओके, यानी भारत ने अभी हाल ही में जो है ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की घोषणा की है, क्योंकि ईरान पर इजराइल अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका बढ़ नहीं गई है। इनफैक्ट जो है इनके बीच में आपस में बहुत ही युद्ध जो है एक तरह से शुरू हो चुका है और आपस में हमले जो है वो लगातार क्या है, जारी हैं। तो ऐसे में जो भारतीय नागरिक हैं वो क्या हो चुके हैं, वहां पे मतलब एक तरह से फंस गए। तो उन्हें क्या किया गया कि भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया ताकि इनको वहां से क्या किया जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि क्या है ऑपरेशन सिंधु के बारे में महत्वपूर्ण बातें। सो लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान इन व्यू ऑफ द डिट्रॉइटिंग सिचुएशन एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल। जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया कि ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इसे शुरू किया गया था। और वर्तमान में ईरान में 10,000 से भी अधिक क्या है, भारतीय हैं, जिनमें लगभग 6,000 जो हैं छात्र शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा कि क्यों ये ऑपरेशन चलाया गया, बिकॉज हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली मोर देन 10,000 इंडियंस आर रिसेंटली इन ईरान इंक्लूडिंग अराउंड 6,000 स्टूडेंट्स, जिसमें कि 6,000 कौन है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में हम क्या देख रहे हैं कि इन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है, इन्हें वहां से क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है वहां से, क्योंकि वो युद्ध प्रभावित एरिया हो गया है, वॉर जोन हो गया है। और ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा जो है वो क्या हो गया, मतलब एक तरह से संदेहास्पद हो चुकी है, संदेहास्पद हो। तो इस तरह की कंडीशन में क्या है कि वहां से भारत सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया ताकि उन्हें वहां से हम सेफली क्या कर सके, निकाल सके। In the first leg of the operation, 110 Indian students from the northern Iran were successfully evacuated and transported by road to Yerevan and Armenia under the supervision of Indian missions in Iran and Armenia. अब ध्यान से देखिएगा कि ऑपरेशन के पहले चरण में जो उत्तरी ईरान है, यहां से लगभग 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक निकाला गया और ईरान और आर्मेनिया में भारतीय मिशनों की देखरेख में सड़क मार्ग से यरवेन और आर्मेनिया इनको क्या किया गया, पहुंचाया गया है। और मतलब ये रूट अपनाया गया है, यानी कि ये लोग को आर्मेनिया जो है वो वहां लाए गए और फिर वहां से हम क्या देख रहे हैं कि फिर आगे भारत जो है इनको यहां से पहुंचाया गया है। तो अभी देखेंगे यहाँ पर कि द इंडियन एम्बेसी इन तेहरान, यानी तेहरान में जो भारतीय एम्बेसी है, टुगेदर विद इन द मिशन इन आर्मेनिया हैज बीन एक्टिवली relocating citizens from high risk areas within Iran to safer zones while coordinating further evacuation efforts via all available routes। यानी तेहरान में स्थित जो भारतीय दूतावास है
ये आर्मेनिया स्थित मिशन के साथ मिलकर ईरान के उच्च जोखिम वाले जो भी क्षेत्र हैं वहां से नागरिकों को क्या कर रहे हैं, सक्रिय रूप से जो है सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रहे हैं, ताकि जो भी वहां पे सेफ रूट है उसके माध्यम से हम क्या कर सके, निकास कर ले। देखिए, निकलना तो मैटर करता है, बट द मैटर इज दैट कि कहीं से इस तरह के जो खासतौर से स्पेशली जो वॉर जोन एरिया हो जाते हैं, इस तरह के क्षेत्रों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें सेफली वहां से क्या करना होता है, इवैक्यूएट करना होगा, यानी हमें सुरक्षित मार्ग अपना करके वहां से निकलना होगा। तो इसलिए आर्मेनिया जो है, यहां पर आप देखेंगे कि भारतीय दूतावास और आर्मेनिया स्थित मिशन के साथ मिलकर जो ईरान में खासतौर से जो हाई रिस्क जोन वाले एरियाज हैं, जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, वहां पे जैसे अटैक हो रहे हैं लगातार, वहां पर जो है बॉम्बार्डिंग हो रही है, ये सारी चीजें, तो वहां से तुरंत के तुरंत इन्हें क्या करना है, वहां से इवैक्यूएट करना। ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण जो है परिस्थिति है, बट हाँ, इसमें भारत सरकार और वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जो है मिलकर के इस पे काम चल रहा है। To oversee and support the operation, the government has established a 24/7 control room in New Delhi to monitor the situation and provide assistance to affected nationals also. यानी होता क्या है, देखिए कि जो भी जैसे अब ईरान में जो भारतीय वहां पर जो विद्यार्थी हैं या जो इंडियंस हैं, अब उनके लिए चूंकि कौन कहाँ पर, कहीं हो सकता है कि कोई कहीं फंस गया हो ऐसी जगह से जहां निकलना मुश्किल हो, तो ऐसे लोगों की देखरेख के लिए या फिर उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए भारत सरकार ने 24/7 एक क्या किया है, कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो कि दिल्ली में ऐसे स्थापित किया गया है इनकी सुरक्षा हेतु, और इनको सुरक्षित वहां से निकासी हेतु क्या किया गया, ये बनाया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन क्या है, सिंधु, ठीक है ना। और ऑपरेशन सिंधु में हम क्या देख रहे हैं, खासतौर से ये आपको ध्यान रखना है कि ये ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी इंडियंस नेशनल्स हैं, है ना, जो इंडियंस हैं उनको वहां से सेफली निकालना, ठीक है। जो भारतीयों को क्या करना है, वहां से जितने भी भारतीय हैं उन्हें वहां से क्या करना है, सुरक्षित तरीके से क्या करना है, भारत लेकर के आना है। तो इसके लिए जो है सुरक्षित रूप से, और इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए चलाया गया है ऑपरेशन सिंधु। और इसके माध्यम से आपने अभी देखा यहाँ पर कि अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो डेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यानी ईरान में अगर हम लोग देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 10,000 इंडियन ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और यहाँ पर जिसमें कि 6,000 तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। तो इन्हें जो है सुरक्षित तरीके से इवैक्यूएट करना, ये एक बहुत बड़ा क्या है, चुनौतीपूर्ण टास्क है, लेकिन हाँ, भारत सरकार के द्वारा इसे बहुत ही बखूबी तरीके से इसे निभाया जा रहा है, और बहुत सारे बच्चे जो है वहां से धीरे धीरे इवैक्यूएट हो रहे हैं, बहुत सारे भारतीयों को वहां से जो है बाहर, मतलब भारत पहुंचा दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज नेथोपेजिया लीव्स। अब जो नोथोपेजिया है ये क्यों चर्चा में है, ठीक है ना, ये क्यों चर्चा में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी रेयर चीजें अगर मिलती हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। जैसे लाइक यूपीएससी में क्या आप देखिए, कुछ ऐसी स्पीसीज मिल जाए, कुछ ऐसी प्रजातियां मिल जाती हैं, तो उसके संदर्भ में भी क्या होते हैं, आपसे वहां पर प्रश्न बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो जब हम बात करते हैं कि नेथोपेजिया लीव्स के बारे में, तो क्या है नेथोपेजिया लीव्स, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस unearthed 24 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिलाइज्ड नेथोपेजिया लीव्स इन आसाम्स मकूम कोलफील्ड, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि आसाम के मकूम कोलफील्ड में यहाँ पर ये पाया गया है। This is the oldest known fossil record of the genus, revealing ancient climate patterns and biodiversity shifts also. तो अब आप सोचेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है नेथोपेजिया लीव्स के संदर्भ में। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस के वैज्ञानिकों ने असम के माकुम कोलफील्ड में 24 मिलियन साल पुराने जीवाश्म नेथोपेजिया के पत्तों का पता लगाया है। अब आप सोच लीजिए कि इसकी आयु कितनी है, 24 मिलियन, ये ध्यान रखिएगा, 24 मिलियन साल ये क्या है, पुराना है, नेथोपेजिया के पत्तों का पता लगाया है। यह इस प्रजाति का सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म रिकॉर्ड है जो प्राचीन जलवायु पैटर्न और जैव विविधता में बदलाव को दर्शाते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग बात करें तो इसके माध्यम से किस तरह के चेंजेस आए थे, यानी क्लाइमेट चेंज जो हुए
वो कैसे क्लाइमेट चेंज हुए हैं, क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, किस प्रकार के इफेक्ट्स पड़े। तो ये जो है प्रजाति, यानी इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये सबसे, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, क्या है आपको, ये जीवाश्म रिकॉर्ड है, जो कि प्राचीन जलवायु पैटर्न, जो भी एंशियंट क्लाइमेट जो पैटर्न हुआ करता था, जो बायोडाइवर्सिटी में किस तरह से चेंजेस आए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं कि पृथ्वी का निर्माण, उसमें एक बहुत बड़ा क्या रोल रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है आपको क्लाइमेट चेंज का, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जलवायु पैटर्न जो है उसमें कैसे जैव विविधता में चेंजेस आए, सारी चीजें। तो ये बहुत मैटर करता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, और इतनी पुराना अगर हमें फॉसिल्स मिल रहा है ना, इसका अगर इतना पुराना हमें रिकॉर्ड मिल रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, ये हमारे लिए स्टडी का क्या है, एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। ये जो है रिसर्च का एक विषय हो सकता है। A genus of flowering plants belonging to the Anacardiaceae family, same as mango. It includes several tropical trees species known for their ecological and medicinal importance. यानी ये एनाकॉर्डियासी जो परिवार है, जिसको कि अमूमन ये आम के परिवार के समान ही है, से संबंधित फूलदार पौधों की एक प्रजाति है। यानी इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये कैसी प्रजाति है, ये फूलदार पौधों की क्या है, यहाँ पर प्रजाति है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कई उष्ण कटिबंधीय क्या है आपको वृक्ष प्रजातियां शामिल हैं, जो अपने पारिस्थितिकी और औषधीय महत्व के लिए जानी जाती हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसमें हम लोग बात करें कि यानी इसमें क्या इंक्लूड है, सेवरल ट्रॉपिकल ट्रीज स्पीसीज हैं नोन फॉर देयर इकोलॉजिकल एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑल्सो। तो ये भी कारण है कि ये चर्चा का विषय है, और सबसे बड़ी बात ये कि एंशियंट पर्सपेक्टिव में ये बहुत कुछ हमें क्या कर सकता है, बता सकता है। तो आइए इसके कुछ की फीचर्स के बारे में देखेंगे हम लोग कि इसके की फीचर्स क्या हैं, इस जो लीव्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। लाइक ब्रॉड रेटिकुलेट वेन लीव्स है ये, यानी बहुत ही चौड़ी जालीदार शिराओं वाली पत्तियां हैं, गर्म आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए अनुकूल हैं। इट मीन्स अडेप्टेड टू वार्म, humid and tropical climates also. Fossils resembles modern Western Ghat species indicating a past distribution in northeastern India. यानी कि जो जीवाश्म है ये आधुनिक पश्चिमी घाट प्रजातियों से मिलते जुलते हैं, जो कि पूर्वोत्तर भारत में अतीत में वितरण का संकेत देते हैं। मतलब समझिए, मेनली अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं से दिस वाज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ऑल्सो, बट हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसका पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है। दैट्स वाई ये हमें कहाँ मिला है, दिस इज जो है ये पाया गया है एक्सकेवेटेड इन नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मतलब है कि इसका वितरण नॉर्थ ईस्ट में भी था। अब आते हैं यहाँ पे कि रीजन फॉर लोकल एक्सटिंक्शंस इन नॉर्थ ईस्ट। अगर देखा जाए यहाँ पे कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट में कैसे, जब हम वेस्टर्न घाट के आसपास देख रहे हैं कि इसकी संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि आप देखेंगे रेयर टाइप की जो भी स्पीसीज प्रजातियां, चाहे वो फूलों में चाहे वो जीव जंतुओं में, वो आप वेस्टर्न घाट में देखते हैं कि उसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि क्योंकि टेक्टोनिक शिफ्ट्स होते हैं, हिमालयन अपलिफ्ट ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड रीजन क्लाइमेट ऑल्सो, यानी टेक्टोनिक शिफ्ट और हिमालय के उत्थान ने क्षेत्रीय जलवायु को काफी हद तक क्या किया है, बदल दिया है, ठीक है। उसके अलावा चेंजेस इन रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड पैटर्न्स मेड द नॉर्थ ईस्ट इनहॉस्पिटेबल, यानी वर्षा हो गया, तापमान हो गया और हवा के पैटर्न में बदलाव ने पूर्वोत्तर को और क्या किया, दुर्गम बना दिया, ठीक है। सो नथोपेजिया माइग्रेटेड साउथवर्ड सर्वाइविंग इन द क्लाइमेटिकली स्टेबल वेस्टर्न घाट्स, और यही कारण है कि नथोपेगिया जो है ये दक्षिण की ओर चले गए और जलवायु की दृष्टि से स्थिर पश्चिमी घाट में जीवित रहे। क्योंकि वेस्टर्न घाट आप देखेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट पैटर्न है वो क्या है, बड़ा ही अच्छा है। अच्छा क्या मीन्स खराब नहीं है, बट हम वहाँ पर इसके कारण हम देखते हैं कि इसकी उपस्थिति वहाँ पर देखने को मिलती है। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो मकूम घाट के बारे में या मकूम कोलफील्ड के बारे में हमने कहा कि ये कहाँ पर मिला है, मकूम कोलफील्ड के बारे में। तो आइए थोड़ा सा लेट्स हैव अ लुक अबाउट द व्हाट इज मकूम कोलफील्ड और क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा। लोकेशन है लोकेटेड इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम विद इन द डिब्रूगढ़ तिनसुकिया कोल बेल्ट। ये असम के तिनसुकिया जिले में डिब्रूगढ़ तिनसुकिया कोयला बेल्ट के भीतर क्या है, स्थित है। फीचर्स के देखें में यहाँ पे तो रिच इन टर्शियरी पीरियड फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड पिट बेस्ड कोल डिपॉजिट्स ऑल्सो, यानी ये जगह जो है ये खास तौर से तृतीयक काल के जो जीवाश्म अभिलेख नहीं, मतलब जितने भी जीवाश्म हैं उसके हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। और ये पिट आधारित कोयला भंडारों से भी क्या है, समृद्ध है।
एंड देन अ वैल्यूएबल साइट फॉर द पैलियोबॉटनिकल एंड जियोलॉजिकल सर्चेस, यानी ये पूरा जो वनस्पति विज्ञान है और भूवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक बहुत ही मूल्यवान जगह है, जहां से बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों को एक्सकेवेशन में देखने को मिलती हैं। सो दैट्स वाई आप देखेंगे कि मकुम कोलफील्ड ऑफ आसाम इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपका प्रश्न डायरेक्ट जो लिथोपेजिया से ना करके मकुम कोलफील्ड के बारे में आ सकता है कि मकुम कोलफील्ड का क्यों इंपॉर्टेंस है, जो कि आसाम में है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर हमें जो है प्राचीन काल में, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मेनली अगर देखा जाए कि टर्शरी पीरियड के फॉसिल्स रिकॉर्ड्स यहाँ से मिलते हैं, पिट बेस्ड कोल्ड डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, और ये एक ऐसा वैल्यूएबल साइट है जो कि पैलियोबॉटनिकल और जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए एक बहुत ही क्या है, मतलब एक तरह से एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। तो इसीलिए इस जगह के क्या है, काफी इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप देखेंगे कि ये क्यों रहा, ऑर्थोपेजिया लीव्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और वो क्यों चर्चा में रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। हमारा अगला न्यूज है, यहाँ पर देखेंगे, हाँ जी, नाउ द थर्ड न्यूज इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, जून 19। अब 19 जून को जो है द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, क्या है सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए जैसे जो संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है 19 जून को, जो कि आप देखेंगे 19 जून इट मींस कि ये क्या था आपको, कल था, ठीक है। और युद्ध में हथियार के रूप में यौन हिंसा के इस्तेमाल को समाप्त करने का आह्वान करता है। 2025 में इस चक्र को तोड़ना, खासतौर से देखिए है क्या, जैसे आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में अगर हम लोग बात करें तो जब अफगानिस्तान में वहाँ के शासन का जब समाप्ति हुई और वहाँ जब तालिबान का शासन की शुरुआत हुई, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को क्या कर दिया गया, सेक्स स्लेव के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और कहीं भी, चाहे वो यूक्रेन हो जाए, चाहे अभी वो ईरान और इजराइल हो जाए, पैलेस्टीन हो जाए, वो कोई भी जगह जो कि वॉर प्रभावित है, चाहे सीरिया हो जाए, वहां सबसे ज्यादा समस्या देखिए, युद्ध में जो सबसे वल्नरेबल होते हैं वो कौन है, वो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। तो महिलाओं के संदर्भ में आप देखेंगे कि उनके साथ क्या है कि यौन हिंसा के बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं, और उसको कई बार उसको हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं सब, है ना, कि हम क्या करेंगे यहाँ की औरतों के साथ इस तरह से जो है आप देखेंगे कि जो है वायलेंस यानी कि सेक्सुअल वायलेंस की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जो 19 जून है, इसको द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ये ध्यान रखिएगा कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज अभी के टाइम पे आप देखिए ना पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट वॉर चल रहा है, ठीक है ना। जैसे रशिया यूक्रेन कभी ना खत्म होने वाला वॉर हो चुका है, ये तो ऐसी कंडीशन है। अब ईरान और इजराइल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पर गुटबाजी भी हो चुकी है, ग्रुपिज्म भी हो चुका है काफी ज्यादा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, आपको इजराइल और पैलेस्टीन हम देखेंगे यहाँ पर। मतलब ये युद्ध इन लोगों का ऐसा कि ये समाप्त ही नहीं हो रहा है, सीज फायर जैसा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब रशिया यूक्रेन कहने के लिए क्या हो गया कि भाई युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक से आपने न्यूज में मैंने आपको बताया कि अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे कभी रशिया रैंडमली अटैक कर देता है, कभी यूक्रेन अटैक कर देता है। तो इट मीन्स कि ये वॉर जो है ये फिनिश नहीं हुआ है, हम लोगों को इस बात पे जाकर के श्योर नहीं हो सकते कि ये वॉर क्या है। तो इसीलिए देखिएगा कि जून 19 को जो है द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड एनुअली on June 19 calls for the end to the use of sexual violence as a weapon in war। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा कि युद्ध में आप जो है यौन हिंसा कर रहे हैं और उसको क्या बता रहे हैं कि मेरा हथियार के तौर पर, जस्ट लाइक कि कहीं पे कुछ कोई जगह आपने अधिग्रहित कर लिया या अतिक्रमित कर लिया है ना उस जगह को, और आपने कहा कि यहाँ की महिलाएं जो हैं हम उनके साथ जो है सेक्सुअल वायलेंस कर रहे हैं और इस तरह की चीजें, तो वो एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। इसीलिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें। हम लोग कहने के लिए बात होती है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन आप देखिए कि राइट नाउ आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है अफेक्टेड एरियाज हैं, और इन सारे अफेक्टेड एरियाज में व्हाट अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन, क्या हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं। इसी संदर्भ में हम देखेंगे क्या यहाँ पर कि खास तौर से 2025 का जो थीम है यहाँ पे, विद द थीम ब्रेकिंग द साइकिल हीलिंग द स्कार्स, है ना।
तो क्या इसका नाम क्या है यहाँ पर कि इस चक्र को तोड़ना, यानी ये जो कॉन्फ्लिक्ट में जो सेक्सुअल वायलेंस जैसी घटनाएं घटती हैं उसे रोकना और घावों को भरना, क्योंकि आप समझिए वो ये बहुत ही पेनफुल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो इस तरह के सेक्सुअल वायलेंस को देख रहा है। खासतौर से चूंकि एक तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है, वॉर जोन है, और ऐसे में इंसान जो है स्वयं को बचाए, फिर उसके साथ इस तरह की घटनाएं, है ना, अमानवीय जो है इस तरह की घटनाएं, तो ये बहुत ही क्या है, बहुत ही तकलीफ देह है, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत अगर कहा जाए तो वास्तव में क्या है कि ये बहुत ज्यादा अमानवीय है। तो इसीलिए यहाँ पे इस थीम के साथ गहरे, चूंकि देखिए होता क्या है ना कि युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, वो जो चीजें हो सकता है सामान्य हो जाए, लेकिन जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, व्हाट अबाउट देयर मेंटल स्टेटस, है ना, उनकी जो मानसिक स्थिति जो हुई, जो गहरे घाव मिले हैं, वो कैसे ठीक होगा। तो इसके लिए 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ लाइक, हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो है एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर, ताकि उनको, जो भी लोग इससे प्रभावित हैं, उनको वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, यानी विश्व में सभी जो लोग हैं वो उनके सहयोग के लिए हैं, बड़ी संस्थाएं उनके सहयोग के लिए हैं, ठीक है ना। तो जून 1925 marks the 11th annual observance of this global awareness day, यानी कि जून 19 जून 2025 को इस वैश्विक जागरूकता दिवस को 11वां वार्षिक आयोजन हुआ, यानी ये इसका अब तक का ये 11वां वार्षिक आयोजन था। 2025 के थीम यूथ से संबंधित यौन हिंसा के कारण पीढ़ियों से चली आ रही दीर्घकालिक पीड़ा पर जोर देती है। सबसे मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे बुरा होता है क्या कि वो आपके मस्तिष्क पे किस तरीके का प्रभाव डालता है, और ये तय है कि इस तरह की घटनाएं उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही क्या है, एक दीर्घकालीन छाप छोड़ जाती है, जिसके कारण वो उससे निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में इस पर की उनकी स्थिति को सुधार करना है ना। तो इन 2025 थीम एम्फसाइजेस द लॉन्ग टर्म ट्रॉमा पास डाउन थ्रू द जनरेशंस, मतलब सोचिए एक लंबे समय से आप जस्ट यू हैव टू जस्ट इमेजिन, अब आप सोचिए कि जो भी वॉर चल रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन में, चाहे अफगानिस्तान वाला रीजन रहा, ये सारी चीजें, तो वहां पर क्या स्थिति रही है। सेक्सुअल द यूनाइटेड नेशंस थ्रू इट्स एजेंसीज एंड रेजोल्यूशंस कंटिन्यूज टू प्रेस फॉर द स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट दीज क्राइम्स दैट वायलेट ह्यूमन राइट्स एंड डिस्टर्ब पीस बिल्डिंग्स ऑल्सो, यानी संयुक्त राष्ट्र अपनी एजेंसियों, ये ध्यान रखिएगा, एजेंसियों और प्रस्तावों के माध्यम से इन अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव बनाना जारी रखता है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और शांति निर्माण को बाधित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अब क्या होगा, फिर पीस जो है बिल्डिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या देखेंगे कि इसमें यूएन भी जो अपने एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाता है कि एटलीस्ट जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। एक ह्यूमन को, एक मानव को इज्जत के साथ रहना, है ना, रेस्पेक्ट के साथ रहना, डिग्निटी के साथ रहना, ये एक मानव का क्या ह्यूमन राइट्स है, और हमें उस ह्यूमन राइट्स के साथ से आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, इसकी कुछ हिस्ट्री देखते हैं। तो क्या है इसकी हिस्ट्री के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। यस, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, वन सेकेंड, yes, this is established by United Nations General Assembly, first observe 2015, जून 19 2015 पहली बार, recognize sexual violence as a tactic of war, ठीक है ना, called for justice and accountability or the perpetrators, यानी इसमें कहा जा रहा है कि भाई हमें जो है न्याय की बात होनी चाहिए, और जो है यहाँ पर कोशिश करना है कि हमें इससे जो भी लोग प्रभावित हैं उन्हें इस स्थिति थे, इस मनोदशा से निकाल करके लाना। अब आते हैं कि जो थीम 2025 का रखा गया है, ब्रेकिंग द साइकिल एंड हीलिंग द स्कार्स, स्कार्स मतलब समझते हैं, मीन्स जो निशान जो है, जो छाप है आपके माइंड पर। तो एड्रेसिंग द इंटरजनरेशनल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस हाईलाइट्स हाउ ट्रामा इज इनहेरिटेड अकॉर्ड्स जो है जनरेशंस, मतलब किसी व्यक्ति के साथ अगर ये घटना घटती है तो कैसे उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, और साथ के साथ ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, यानी ये दुख जो है ना, ये आप क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं से ये इनबिल्ट रहेगा, उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख है जिसे कैसे निकाला जाए। तो रिकॉग्नाइजिंग जो है लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ रेप ड्यूरिंग वॉर। अब आप सोच सकते हैं कि खासतौर से जो युद्ध होता है उस दौरान जो रेप के केसेस हुए, उसके मतलब रेप के केसेस जो है आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग जो भी इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ रेप ड्यूरिंग वॉर, तो ये किस तरह की
मनोदशा रही होगी, किस प्रकार का जो है स्थिति रहा होगा। तो ये बड़ा ही क्या है, मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर जो है ये पहल की गई है, जो आप देख सकते हैं, जो कि 2015 से स्टार्ट किया गया है। इसमें उपचार, न्याय और सामाजिक पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लाइक फोकसेस ऑन हीलिंग, जस्टिस एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, इनकरेजन स्टोरी टेलिंग, सर्वाइवर एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी सपोर्ट। यानी जो है ज्यादातर लोगों को सशक्त करना है ना, सामुदायिक समर्थन। ये नहीं कि आप इस तरह के लोगों, जो उनके साथ इस तरह की अमानवीय घटनाएं से जो गुजर चुके हैं, उनको आप ये नहीं कर सकते कि आपको हम बाइकआउट करें, नहीं। उनको समाज की जरूरत होती है, उसी समय पर उनको सबसे ज्यादा समाज की जरूरत होती है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डे, संघर्ष क्षेत्र में यौन हिंसा के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना, जीवित बचे लोगों को साहस और लचीलेपन का सम्मान करना, ऑनर द करेज एंड रेजिलियंस ऑफ सर्वाइवर्स, एडवोकेट फॉर जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड एंड ऑफ इम्punity। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये हुआ कि जो भी इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनको हर तरीके का सपोर्ट करना है यहाँ पर। तो खास तौर से आप देखेंगे कि ये अब सवाल ये उठता है कि ये जो डे है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रेजेंट डे रेलेवेंस में। देखिए शायद जब अगर इस तरीके की वॉर जैसी कंडीशन नहीं हुई होती, तो आप शायद इसको नहीं समझ पाते। लगता है कि हम लोग तो बहुत अच्छे एरा में, यहाँ कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ, रेगुलर है ना, रेगुलर आप देख सकते हैं। तो इन मॉडर्न वॉरफेयर, सेक्सुअल वायलेंस कंटिन्यूज टू बी ए स्ट्रेटेजिक वेपन टू टेरराइज, ह्यूमिलिएट एंड डिस्टेबलाइज जो है पॉपुलेशन। आधुनिक युद्ध में यौन हिंसा आबादी को आतंकित करने, अपमानित करने, उनको अस्थिर करने के लिए एक रणनीतिक हथियार अभी भी बना हुआ है। UN estimate suggests 10 से 20 केसेस गो अनरिपोर्टेड फॉर एवरी 1 केस ऑफ रेप रिकॉर्डेड इन कॉन्फ्लिक्ट एरिया। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो अनुमान है वो बताते हैं कि संघर्ष क्षेत्रों में दर्ज जो रेप के केसेस हैं, इनमें लगभग 10 से 20 मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। यानी वो क्या है, वो मतलब वो छुपा दिए गए हैं, ठीक है ना, वो ये हाइड है। तो आप देख सकते हैं कि उससे जो भी व्यक्ति गुजरा होगा, क्या उसकी कंडीशन रही होगी, जस्ट आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए इसमें हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे ग्लोबल पार्टिसिपेशन और कैंपेन्स, जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन, इसके लिए जागरूकता अभियान लाना, इसके लिए स्टोरी टेलिंग एंड डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग है, लीगल एड क्लिनिक्स है, वर्कशॉप्स है, एडवोकेसी फॉर द रिपेरेशंस एंड रिफॉर्म्स ऑल्सो, क्षतिपूर्ति और सुधारों की वकालत करना, ताकि इससे जुड़े हुए या फिर जो भी संस्थाएं हैं खास तौर से वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रभावित लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से भी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जून 19 जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आप सबको अच्छा लगा होगा। सो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द IAS। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद आप सभी का।